नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ने आव्यूह के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, कुछ सवालों को भी हम लोगों ने हल कर लिया था, ठीक है। और अब हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में भी आ गई थी। आज हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को और समझ लेते हैं और इसके बाद सीधे सीधे प्रश्नावली करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे कितने तरीके के आव्यूह होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जानना जरूरी है, नहीं तो मैं आज प्रश्नावली कराने के पूरे मूड में था कि आज प्रश्नावली करा दूंगा, लेकिन बस ये छोटी सी एक वीडियो में बता देता हूँ कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। और ये जानना जरूरी है, इसलिए नहीं तो मैं ना बताता हूँ, ठीक है। पहले नंबर पे आता है क्षैतिज, ठीक है। पहले नंबर पे जो आता है वो आता है क्षैतिज आव्यूह, ठीक है। पहले नंबर पे जो आव्यूह आता है वो क्षैतिज आव्यूह आता है। क्या होता है क्षैतिज आव्यूह? आपने याद होगा, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एम और एन, ठीक है। या आप समझ लीजिए आर बताया था जिसे कहते थे पंक्ति, रो, और एक बताया था सी जिसे बोलते थे कॉलम यानी स्तंभ, ठीक है, स्तंभ। तो आप ये समझिए कि क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें जो स्तंभ हो उनकी संख्या ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया ए, यहाँ बी और यहाँ सी, ठीक है। यहाँ दे दिए जाए डी, यहाँ ई और यहाँ पे एफ, ये हो गया। तो यानी इसमें हम ये लिख सकते हैं क्या कि देखिए ये हो गई अपनी क्या R1, आपको पता ही है, ये हो गई अपनी क्या R2, ये हो गई क्या C1, ये हो गई C2 और ये हो गई C3, ठीक है। तो यहाँ पे क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें कॉलम की जो संख्या हो वो रो की संख्या से क्या होती है, ज्यादा हो। यानी आपको पता है, सिंपल सा, जिसकी तरफ ये दो पॉइंट होते हैं वो बड़ा और जिसकी तरफ ये एक पॉइंट होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को हम समझ लें बस। इसके बाद हम पूरी कोशिश करके तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी आपकी एक्सरसाइज लगवा देंगे, जिससे कि आपको सवाल भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ है जो डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा लिखने में ज्यादा सब्जेक्टिव में अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए क्षैतिज आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसकी कॉलम की संख्या पंक्ति की संख्या से क्या हो, बड़ी हो, ठीक। दूसरे नंबर पे बात करते हैं दूसरे अवयव की, बस छोटी छोटी चीजें हैं इस तरीके से। दूसरे नंबर पे आता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर अवयव में क्या, इसको भी मान लीजिए कि जैसे कोई एक अवयव है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये क्या एफ, ये बंद, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर दें तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। इसके बाद अगर हम इसकी बात कर दें तो ये हो जाएगा क्या, R1, ये हो जाएगा R2, ठीक है। ये गलत हो रहा है आपसे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो अपनी पंक्ति की संख्या है यानी रो की जो संख्या है वो बड़ी है कॉलम की संख्या से। यानी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारी सी कितनी जा रही है, 3, और रो कितनी जा रही है, 2। और अगर हम यहाँ बात करते हैं रो की यानी पंक्ति की तो वो जाती है 3, और कॉलम की बात करते हैं तो वो जाती है 2। तो ऊर्ध्वाधर अवयव वह अवयव होता है जिसकी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ी होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और देखिए, इसमें जैसे तीसरे नंबर पे आता है वर्ग अवयव, तीसरे नंबर पे आता है वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव, ये, ठीक। तीसरे नंबर पे आता है वर्ग अवयव। कहोगे सर जी इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए वही कि कोई अवयव है, ठीक है, बस इसमें इसकी जो पंक्तियों की संख्या होगी, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ पे पंक्तियों की संख्या
और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होंगी, जैसे मैंने कोटि बताया था 2 बाय 2 पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो ये होता है वर्ग आव्यूह। ठीक है, ये केवल 2 बाय 2 का नहीं, 3 बाय 3 का, 4 बाय 4 का, जैसा भी हो। जैसे यहाँ पे b बराबर एक दूसरा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, और यहाँ पे 3 बाय 3, ठीक, 3 बाय 3 का। इसके बाद ये इस तरीके के अवयव, आप कहोगे वर्ग अवयव की डेफिनेशन क्या है, तो वर्ग अवयव वह अवयव होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या, ठीक है, और कॉलम की संख्या यानी स्तंभों की संख्या या पंक्तियों की संख्या दोनों क्या हो, बराबर। किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, 4th नंबर पे देखिए, 4th नंबर पे आता है पंक्ति अवयव। ठीक है, पंक्ति अवयव 4th नंबर पे आ रहा है पंक्ति अवयव। ठीक है, तो जो पंक्ति अवयव है इसको भी कोई अवयव मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अवयव को हमेशा कैपिटल अक्षर से यानी कैपिटल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा अवयव होता है, तो ये ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए ये ए, ये बी और ये सी। इसमें देखिए अगर आप देख रहे हैं तो रो अपनी कितनी है, एक, और C1 C2 और C3 इस तरीके का जो अवयव होता है वो पंक्ति अवयव कहलाता है। मतलब जो सीधे सीधे लाइन में चला जाए उसको पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे देख लीजिए, जैसे पंक्ति अवयव वैसे ही आता है स्तंभ अवयव, जैसे नाम से ही निकल रहा है स्तंभ अवयव। ठीक है, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव को भी देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये है और अब की बार ये ऐसे चलेंगे, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरीके से। ठीक है, यानी इसमें जो पंक्ति है वो कितनी है, पंक्ति 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और कॉलम कितना है, कॉलम 1 है। यहाँ पे पंक्ति 1 थी, कॉलम कितने जा रहे थे, 1 2 और 3। तो इस तरीके का जो लेटा लेटा चला जाता है वो पंक्ति अवयव, जो सीधे सीधे हो स्तंभ के रूप में हो वो स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे इनकी यूज पड़ेगा इसलिए, और आपको पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अगला है शून्य या रिक्त अवयव। रिक्त माने होता है खाली या शून्य। ठीक है, रिक्त अवयव। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी आप ऐसा लिख सकते हो, क्या, इसमें भी आप ऐसे कर दीजिएगा कि कोई ले लेते हैं अवयव। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। ठीक है, इस तरीके के जो अवयव होते हैं उसे शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। 7वें नंबर पे देखते हैं, 7वें नंबर पे अवयव आता है इकाई या तत्समक, तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव। ठीक है, इकाई या तत्समक अवयव, इसको भी मान लीजिए। ठीक, कोई अवयव कैपिटल अक्षर से बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं इकाई तत्समक अवयव क्या होता है। इकाई तत्समक अवयव वह होता है कि जिसमें यहाँ विकर्ण में, ठीक है, यहाँ तो एक 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 हो और इसकी बाकी जगह पे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। कहोगे मतलब कैसे, अरे भाई विकर्ण में जैसे जाता है सीधे तो यहाँ एक 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 कर दो, बाकी 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे, बस। यानी इकाई और तत्समक अवयव वह अवयव होता है जिसके विकर्ण में तो एक एक हो और हर जगह क्या हो, 0 हो। ठीक है, इसके बाद 2 और हैं और फिर उसके बाद छोटी छोटी चीजें और है वो और बता देते। ठीक है, इसके बाद 8वें नंबर पे देख लीजिए, 8वें नंबर पे जो आता है वो आता है विकर्ण अवयव। ठीक है, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव को ये क्या होता है, इसको भी वन मान लीजिए किसी कैपिटल के बराबर, और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे संख्या होगी, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक, यहाँ पे 2 हो सकती है, यहाँ 3 हो सकता है। ठीक है, बाकी वही यहाँ 0 और यहाँ 0, या 0 भी हो सकता है। विकर्ण अभी हाँ 0 ही कर लीजिए, 0 होगा 0 होगा 0 होगा 0 होगा और ये बंद, मतलब ये विकर्ण पे हो और बाकी सब चीजें क्या हो। कहोगे सर जी इसमें और इसमें फिर फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि इसमें 1 1 1, क्योंकि अभी आप जब 0 आगे चलोगे तो ये बनाना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। सारणिक में भी इस चीज का यूज होगा, तो ये किस तरीके से बनाना है ये आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण अवयव होता है जिसके विकर्ण पे हो, और इकाई या तत्समक अवयव होता है जिसके विकर्ण में एक एक संख्या हो। ठीक,
9वें नंबर पे देखते हैं, 9वें नंबर पे कौन सा आता है? 9वें नंबर पे आता है अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह। ठीक है, अदिश आव्यूह। इसमें भी सिंपल सा वही चीज है विकर्ण वाला, बस संख्या इसमें एक रहेगी। कहोगे सर जी कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। ठीक है, बाकी वही शेष, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, तो ये होते हैं क्या? अदिश आव्यूह। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, वर्गाव्यूह, पंक्तियाव्यूह, स्तंभाव्यूह, विकर्णाव्यूह, शून्य, इकाई या अदिशाव्यूह। ठीक है, अब थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं कि किस तरीके से अवयवों को योग किया जाता है या किस तरीके से अवयवों को घटाया जाता है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, समझ में आ जाएगा। देखो पहले नंबर पे आता है क्या? अवयव का योग। योग का मतलब होता है क्या? जोड़ना। ठीक है, जब योग करेंगे तो मान लीजिए जैसे ए बराबर आपको दे रखा है, ए बराबर आपको दे रखा है कि जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और आपको बी बराबर दे रखा है 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब जब इसका आप योग करेंगे, ठीक है, जब आप इसका योग करेंगे तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा इसकी कोटि, इसकी कोटि कितनी? 2 गुणे 2 है। इसकी कोटि कितनी? 2 गुणे 2 है। ठीक है, तो इनको कैसे जोड़ेंगे? तो इनको यहाँ पे लिखेंगे कितना? ए लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, बी करेंगे। ठीक, बराबर करेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ दी, 5 और कितना होता है? 6, 7, 3 कितना हो जाएगा? 10, इसका 6, 7, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8, 9, 10, 11 और 12, ये इस तरीके से जोड़ देंगे। अब कहोगे सर जी एक बात बताइए, इनकी तो कोटि सेम थी तो आपने जोड़ दिया, अगर इनकी कोटि सेम नहीं होगी तो वो हमें आगे सवाल मिलेगा तो हम उसको वैसे ही हम सवाल को हल कर देंगे। ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप वहां लिख के कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया अवयव का योग। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अवयव का घटाना। ठीक है, अवयव का घटाना या घटाओ। ठीक है, तो फिर से वही मान लीजिए जैसे ए बराबर कुछ संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 दे दीजिए, 8 दे दीजिए, 5 दे दीजिए और 8 दे दीजिए। ठीक है, बी बराबर यहाँ संख्या एक दे दीजिए। ठीक है, बी बराबर संख्या दे दीजिए कितनी? 2, 3, 5 और 2। ठीक, इसको क्या कर देते हैं, इसका हम घटाव जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? a माइनस बी। ठीक है, बराबर लगाइएगा, सबसे पहले a की वैल्यू लिखिएगा, ऊपर वाले में तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था, 7, 8, 5, 8 ऐसे लिखिएगा, बीच में माइनस लगाइएगा, बीच में ऐसे कीजिएगा, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 2। ठीक है, ये बंद कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5, 5 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और 8 में से 2 जाएगा 6। अब आप 12th क्लास में हो तो ये जोड़ घटाना तो ये आप लोगों के लिए मामूली सी बात है। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगले नंबर पे देखिए, जोड़ आपने देख लिया, घटाना देख लिया, अगले नंबर पे बोल रहा है कि अवयव का, ठीक है, अवयव का ऋणात्मक अवयव ज्ञात करना। ठीक है, ऋणात्मक, ऋणात्मक अवयव ज्ञात करना। ठीक है, ये कैसे हम किसी जैसे अवयव है तो उसका कैसे ऋणात्मक अवयव ज्ञात कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ लिख लीजिए 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जब हम इसका ऋणात्मक अवयव करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लगा देंगे कितना? a, यानी इस माइनस a का मतलब है कि जो ये माइनस है ये a के सभी अवयवों के पास जाएगा। बस इस माइनस को अंदर कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा कितना? माइनस का 4। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई एक, ये तो 2/2 का था, अगर मान लीजिए 3/3 का है तो ये a बराबर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अगर हम इसमें बात करते हैं कि कितने बाई कितने का है तो ये 3/3 का है। ठीक है, और अगर इसका भी हम ऋणात्मक अवयव निकालें, ठीक है, अगर इसका भी हम ऋणात्मक अवयव ज्ञात करें तो जो जितने भी a के अवयव है वो सारे सबके पास क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, बस और कुछ थोड़ी ना। ये हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, ये माइनस का 7, ये माइनस का 8, ये माइनस का 9, ये यहाँ तक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको
वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो फिर आप बता दीजिएगा, या कोई चीज़ दिक्कत है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक आव्यूह ज्ञात करना, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में आव्यूह का गुणन भी है, ठीक है, कैसे गुणा किया जाता है, तो वो सब चीज़ें हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपका जो अगला है उसमें एक्सरसाइज आपकी प्रारंभ कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आज छोटी सी क्लास थी, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक आज धन्यवाद और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।